नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिक मशीन डिजाइन में आज शुरू करते हैं डीसी मशीन की डिजाइन को और समझते हैं क्या है आउटपुट इक्वेशन और हमारे फ्रेम की जो मेन डायमेंशंस हैं, आर्मेचर की डायमीटर और कोर की लेंथ, उसका स्पेसिफिक लोडिंग और पावर आउटपुट के साथ क्या रिलेशन है। तो समझते हैं डीसी मशीन की आउटपुट इक्वेशन। ध्यान रहे हमारी सारी वीडियो के साथ नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक्स में दिए हुए होते हैं, तो उन्हें जरूर से देखिएगा। एक डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन में नीले फ्रेम से दिखाए गए इस होलो सिलेंड्रिकल फ्रेम या हाउसिंग में प्रोजेक्टेड स्टेशनरी पोल्स हैं। इन पोल की कोर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग में इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन से वर्किंग मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाता है, जो चौड़े फैले हुए पोल शू द्वारा इस एयर गैप में रोटेटिंग आर्मेचर के ऊपर फैला दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज्ड वाइंडिंग के एंड से टेपिंग्स इट्स सेगमेंटेड कम्यूटेटर के टुकड़ों पर लाए जाते हैं, जिनके ऊपर फिक्स्ड स्टेशनरी ब्रशेस पे डीसी सप्लाई के कनेक्शंस होते हैं। कम्यूटेटर पर ब्रश लगी हुई ये डीसी मशीन ब्रश की डीसी सप्लाई को रोटेटिंग आर्मेचर के कंडक्टर्स में एसी सप्लाई के साथ कम्यूटेशन का काम करती है इंटरनली, और इस प्रकार ये मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक्सचेंज का कार्य करती है। हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक और एंड स्क्रीन पे एक दूसरी वीडियो लिंक से आप डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को ज्यादा डिटेल में समझ सके हैं। एक डीसी मोटर एसी मोटर से डिफरेंट होती है, जिसमें स्पीड का मैग्नीट्यूड सप्लाई वोल्टेज और फील्ड वाइंडिंग के वर्किंग फ्लक्स से इस हाईलाइटेड रिलेशन के अनुसार बदलता है। अगर एक डीसी मोटर में फील्ड वाइंडिंग सप्लाई के शंट या पैरेलल में लगी है, तो ऐसी शंट मोटर की स्पीड लो टॉर्क बढ़ने पर एक मामूली से 10-20% स्पीड रेगुलेशन के साथ नो लोड से फुल लोड के बीच में निम्नानुसार बदलती है। वहीं आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ी हुई फील्ड वाइंडिंग की सीरीज मोटर में टॉर्क और स्पीड में यहाँ जैसे चित्र में दिखाया गया है एक इनवर्स रिलेशन हो सकता है। ब्रश और कम्यूटेटर के साथ जो डीसी मोटर की वर्किंग है, उसका स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क बहुत अच्छा है और इसकी स्पीड को भी आसानी से बड़ी परास में बदला जा सकता है। इसीलिए हम डीसी मोटर का इस्तेमाल सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, क्रेन, पेपर मिल्स, स्टील रोलिंग मिल्स इत्यादि में करते हैं। जहाँ ज्यादा टॉर्क की मैकेनिकल ऑपरेशंस होते हैं, वहाँ लेथ मशीन्स, ड्रिल, बोरिंग, मिलिंग, शेपर में भी हम डीसी मोटरों का इस्तेमाल करते हैं। एक इंडक्शन मोटर की कंपैरिजन में डीसी मोटर बहुत कॉस्टली और नाजुक है। इसमें बहुत ज्यादा अतिभार सहने की क्षमता नहीं होती है। ज्यादा भार लगाने पे इसके आर्मेचर के जलने की संभावनाएं होती हैं। कंटिन्यूअस वर्किंग के दौरान वियर से ब्रशेस को बार बार रिप्लेसमेंट करने की मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी इनमें काफी है। एक डीसी मशीन की वर्किंग में मेन कंपोनेंट फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर के कंडक्टर से बनी हुई एक डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज्ड वाइंडिंग के साथ एक मैग्नेटिक सर्किट है, जो पोल, कोर, शू, एयर गैप से होता हुआ आर्मेचर से दोबारा एयर गैप क्रॉस करके पोल, शू, कोर और योक के थ्रू अपना रास्ता बनाता है। साथ में हम कंडक्टर के चारों तरफ इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करते हैं। वर्किंग से जो लॉसेस से हीट डेवलप होती है, उसको डेसिपेट करने के लिए कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं और पावर ट्रांसफर और स्ट्रक्चर की नीड के लिए मैकेनिकल पार्ट्स इस्तेमाल करते हैं। एक डिजाइन में फील्ड वाइंडिंग यहाँ एयर गैप में रिक्वायर्ड अमाउंट का वर्किंग फ्लक्स बनाती है और इसे बनाते समय इसे मिनिमम एमएमएफ और लॉसेस के साथ वर्क करना चाहिए। एक डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग अगर ये जनरेटर है, रिक्वायर्ड ईएमएफ जनरेट करके इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ कम्यूटेटर से रेक्टिफाई करके ब्रशेस पे डीसी रूप में बाहर निकालती है। और अगर ये मोटर है, तो ब्रशेस पे जो हमने डीसी सप्लाई दी है, वो कम्यूटेटर की मदद से इन्वर्ट होकर घूमते समय यहाँ अल्टरनेटिंग करंट के रूप में कंडक्टर में एक टॉर्क बनाकर रिक्वायर्ड मैकेनिकल एनर्जी डेवलप करती है। आर्मेचर के कंडक्टर के पास सफिशिएंट करंट कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। इनमें कॉपर लॉस और टेम्परेचर राइज मिनिमम होना चाहिए। मशीन की डिजाइन में हम फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर कंडक्टर के चारों तरफ एक इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कंडक्टर पार्ट को ट्रबल फ्री मशीन के दूसरे पार्ट से सेपरेट रखे और करंट को प्रेस्क्राइब्ड पाथ में कन्फाइंड रखने का काम करता है। मशीन की वर्किंग के दौरान लॉसेस से हीट प्रोड्यूस होती है और हमारा जो कूलिंग और वेंटिलेशन सिस्टम है, वो इंश्योर करता है कि मशीन स्पेसिफाइड टेम्परेचर लिमिट्स में ही काम करे और जो दूसरे मशीन्स के पार्ट हैं, वो इकोनॉमिकल और रोबस्ट होने चाहिए और मशीन की वर्किंग को सपोर्ट करनी चाहिए। जो एक अच्छी मशीन डिजाइन है, वो कंस्ट्रक्शन में लगे हुए आयरन, कंडक्टर, इंसुलेशन, कूलिंग प्रोसेस, इनके बीच में एक अच्छा एग्रीमेंट बनाती है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करने के साथ साथ ऑपरेशन और मेंटेनेंस चार्जेस को कम रखते हुए बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश है। एक इलेक्ट्रिक डिजाइन को जो डिजाइन
डिजाइन की कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे मैग्नेटिक पार्ट में सैचुरेशन, इंसुलेशन में परमिसिबल टेम्परेचर राइज और दूसरे जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें पूरा करना होता है। एक डीसी मशीन का फिजिकल साइज या पावर रेटिंग उसकी मेन लीडिंग डायमेंशंस पर डिपेंड करती हैं और वो दो हैं, इस आर्मेचर की डायामीटर और आर्मेचर कोर या फील्ड कोर की लेंथ। अगर मशीन का पावर आउटपुट बढ़ाया जाता है तो हमें ये जो मेन डायमेंशन है डायमीटर और कोर की लेंथ उसे बढ़ाना होगा। हम किसी मशीन के पावर आउटपुट को उसकी जो ये दोनों मेन डायमेंशंस हैं उसके साथ मैग्नेटिक सर्किट में जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग है और कंडक्टर में जो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग है उसके साथ स्पीड से रिलेट करते हैं और एक इक्वेशन है जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, स्पेसिफिक करंट लोडिंग, स्पीड को मशीन की मेन डायमेंशन आर्मेचर के डायमीटर और कोर की लेंथ से कनेक्ट करती है और उस इक्वेशन को हम आउटपुट इक्वेशन कहते हैं। एक मशीन की आउटपुट इक्वेशन उसके पावर आउटपुट और मेन डायमेंशंस आर्मेचर की डायमीटर और कोर की लेंथ को रिलेट करती है। असल में आउटपुट इक्वेशन मेन डायमेंशंस को उस पावर से रिलेट करती है जो आर्मेचर डेवलप करता है। एक आर्मेचर की पावर को हम उसके ईएमएफ और करंट के प्रोडक्ट के रूप में वॉट में पढ़ सकते हैं और हमें पता है कि एक जनरेटर के केस में आर्मेचर में इंड्यूस्ड ईएमएफ और मोटर के केस में बैक ईएमएफ का रिलेशन E इजिकल टू पी फाई एन जेड ओवर 60A है, जहां P मशीन में नंबर ऑफ पोल है, फाई फ्लक्स पर पोल है, P फाई कुल सारे पोलों का फ्लक्स हो जाएगा, N आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट है, Z कंडक्टर की कुल संख्या है और A वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या है जो वाइंडिंग के डिजाइन के अनुसार होगी। अगर वाइंडिंग लेप वाइंडिंग है तो उसमें समांतर पथों की संख्या A P के बराबर होगी और वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या A 2 के बराबर होती है। यहाँ इस फार्मूले में ईएमएफ को करंट से जो मल्टीप्लाई किया गया है वो आर्मेचर की सर्किट का मेन करंट है। अगर हम बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ और आईए के प्रोडक्ट के रूप में पावर को रखें और इसे रीअरेंज करें तो ये जो पी फाई है ये सभी पोलों का कुल फ्लक्स हो गया है और इसे हम टोटल मैग्नेटिक लोडिंग कहते हैं। आईए कुल आर्मेचर का करंट है जो ए समांतर पथों में बंटने के बाद सीरीज में जुड़े हुए कंडक्टर्स में चला जाएगा और अगर सारे कंडक्टर Z हैं तो एक कंडक्टर की करंट IZ इंटू Z, सारे एम्पियर कंडक्टर्स हो गए हैं आर्मेचर वाइंडिंग में और ये कैपिटल N/60 आरपीएम में 60 सेकंड का भाग देने पे रिवोल्यूशन पर सेकंड आ गया है। और ये जो मेरा पावर आउटपुट आर्मेचर का जो फॉर्मूला आया है इसमें P फाई टोटल मैग्नेटिक लोडिंग हो गई है और ये आर्मेचर के Z कंडक्टर में करंट का प्रोडक्ट सारे आर्मेचर कंडक्टर का एम्पियर कंडक्टर हो गया है टोटल करंट लोडिंग। और हम कह सकते हैं कि पावर आउटपुट टोटल मैग्नेटिक लोडिंग, टोटल करंट लोडिंग और रिवोल्यूशन पर सेकंड का प्रोडक्ट है। एक डीसी मशीन की आर्मेचर पावर में P नंबर ऑफ पोल हैं, फाई फ्लक्स पर पोल है और P फाई सारे पोल के द्वारा बनाया गया कुल फ्लक्स टोटल मैग्नेटिक लोडिंग हो गया है। Z आर्मेचर वाइंडिंग में सारे स्लॉट्स में कंडक्टरों की कुल संख्या है और IZ एक कंडक्टर में बहने वाला करंट है तो IZ इंटू Z टोटल एम्पियर कंडक्टर आर्मेचर में है उन्हें बता रहा है और इसे हम टोटल करंट लोडिंग कहते हैं और ये रिवोल्यूशन पर सेकंड हो गया है। जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आर्मेचर के इस सिलेंड्रिकल पेरिफेरी पर गिरता है। P फाई जो सारी मैग्नेटिक लोडिंग है वो जो सारे आर्मेचर सरफेस एरिया पे गिरती है, मैग्नेटिक लोडिंग पर यूनिट आर्मेचर सरफेस एरिया को हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग या एवरेज वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इन एयर गैप कहते हैं। और हमारे सिलेंड्रिकल आर्मेचर की पेरिफेरी लेंथ पाई d और ये आर्मेचर की कोर लेंथ अगर L हो तो सारा जो सिलेंड्रिकल पेरिफेरी एरिया है वो पाई dl हो गया है और P फाई अपॉन पाई dl अगर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग B एवरेज है एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी तो मैं टोटल मैग्नेटिक लोडिंग को इस रिलेशन में स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग के साथ आर्मेचर की पेरिफेरल एरिया से मल्टीप्लाई करके इंडिकेट कर सकता हूं। इसी तरह से आर्मेचर के अलग अलग स्लॉट्स में जो कंडक्टर करंट कैरी कर रहे हैं उनकी जो टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ आर्मेचर पेरिफेरी है उसे हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग AC कहते हैं। ध्यान रहे हम जब स्पेसिफिक करंट लोडिंग निकाल रहे हैं तो यहाँ टोटल करंट लोडिंग को हमने आर्मेचर की पेरिफेरी लेंथ से डिवाइड किया है और उसमें ये एरिया कैलकुलेशंस के लिए कोर लेंथ को कंसीडर नहीं किया है क्योंकि अगर ये लेंथ बढ़ेगी तो आप पाएंगे कि हीट राइज जो रेजिस्टेंस में होती है कंडक्टर के और कूलिंग जो सरफेस एरिया से होती है दोनों में सेम प्रोपोर्शनलिटी होगी। तो हमें जो आर्मेचर पेरिफेरी में बने हुए स्लॉट्स में कंडक्टर्स हैं उनमें जो करंट से जो टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग हुई है उसे अगर हम आर्मेचर की सिलेंड्रिकल पेरिफेरी लेंथ से
डिवाइड कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक लोडिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ आर्मेचर पेरिफेरी को हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग AC कहते हैं। ये टोटल करंट लोडिंग हो गई है और आर्मेचर की पेरिफेरल लेंथ पाई डी है, तो पर यूनिट लेंथ आर्मेचर कंडक्टर लोडिंग को हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग कहते हैं। ध्यान रहे कि हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग में इस लेंथ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेंथ बढ़ने से कूलिंग और हीटिंग दोनों सेम प्रोपोर्शन में प्रभावित होंगी। तो स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग में हमने सिर्फ आर्मेचर की पेरिफेरल पर यूनिट लेंथ में एम्पियर कंडक्टर्स को कंसिडर किया है। इस रिलेशन से हम स्पेसिफिक करंट लोडिंग को पाई डी से मल्टीप्लाई करके टोटल इलेक्ट्रिक लोडिंग निकाल सकते हैं और इसे आर्मेचर पावर के रिलेशन में टोटल करंट लोडिंग की जगह इस्तेमाल कर लेंगे। आर्मेचर पावर के एक्सप्रेशन में टोटल मैग्नेटिक लोडिंग की जगह स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और आर्मेचर के पेरिफेरल एरिया को रखा और टोटल करंट लोडिंग की जगह स्पेसिफिक करंट लोडिंग और आर्मेचर की पेरिफेरल लेंथ को रखा। ये n रिवोल्यूशन पर सेकंड है, यहाँ 2 बार पाई स्क्वायर हो गया है। स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक करंट लोडिंग के प्रोडक्ट के साथ हमारी मेन डायमेंशंस डायामीटर का स्क्वायर और लेंथ का प्रोडक्ट d²L के रूप में रिवोल्यूशन पर सेकंड के साथ मल्टीप्लीकेशन। आर्मेचर की पावर का एक्सप्रेशन बन गया है। इस वॉट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ 10⁻³ का मल्टीप्लायर फैक्टर लेते हैं। तो किसी डिजाइन के लिए इन कांस्टेंट के प्रोडक्ट पाई का स्क्वायर, स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, करंट लोडिंग और 10⁻³ को हम एक नया नाम C0 आउटपुट कोफिशिएंट कह देते हैं और आउटपुट कोफिशिएंट के साथ d²L हमारी डायमेंशंस और रिवोल्यूशन पर सेकंड का प्रोडक्ट हमारी आउटपुट इक्वेशन हो गई है। यहाँ C0 किलोवाट में जब हम आर्मेचर पावर को डिफाइन करते हैं तो पाई स्क्वायर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग स्पेसिफिक करंट लोडिंग इंटू 10⁻³ को हम आउटपुट कोफिशिएंट C0 कहते हैं। एक डीसी मशीन की आर्मेचर पावर का ये जो आउटपुट इक्वेशन का फॉर्मेट आया है, इसमें C0 आउटपुट कोफिशिएंट पाई स्क्वायर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग स्पेसिफिक करंट लोडिंग इंटू 10⁻³ एक डिजाइन कांस्टेंट हो गया है। यहाँ रेड कलर में दिखाया गया d²L मोटर की मेन डायमेंशंस हो गई है और ये स्मॉल n रिवोल्यूशन पर सेकंड हो गया है। इस एक्सप्रेशन से साफ पता लगता है जो मोटर का एक्टिव मटेरियल का वॉल्यूम या कॉस्ट या साइज है जो d²L से डिफाइन होता है, उसे हम घटा सकते हैं सेम पावर आउटपुट के लिए अगर हम आउटपुट कोफिशिएंट या मोटर की रोटेटिंग स्पीड को अगर इंक्रीज कर दें। जरा देखते हैं मोटर की स्पीड का डिजाइन पर क्या असर होता है। सेम आर्मेचर पावर आउटपुट के साथ अगर मशीन की स्पीड अधिक होगी तो हमें फिजिकल डायमेंशंस के लिए d²L साइज छोटा लेने से भी काम चल जाएगा, इससे हमारी कॉस्ट बचेगी। अगर किसी एप्लीकेशन में स्पीड कोई महत्वपूर्ण क्राइटेरिया नहीं है तो हमें हाईएस्ट पॉसिबल स्पीड की मशीन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे अगर हम किसी मशीन को ज्यादा स्पीड पर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मैकेनिकल डिजाइन को हमें इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि उसमें फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस कम हो और उसमें नॉइज और वाइब्रेशन कम रहे। एक मशीन की डिजाइन इक्वेशन में सबसे महत्वपूर्ण कोफिशिएंट आउटपुट कोफिशिएंट है। अगर एक डिजाइन में आउटपुट कोफिशिएंट को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो जो एक्टिव मटेरियल का वॉल्यूम और कॉस्ट है जो d²L से रिफ्लेक्ट होता है वो कम हो जाएगा। हम आउटपुट कोफिशिएंट को स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक करंट लोडिंग के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्पेसिफिक लोडिंग को इंक्रीज किया जाएगा तो आउटपुट कोफिशिएंट इंक्रीज होने से मशीन की डिजाइन में एक्टिव मटेरियल का वॉल्यूम कम हो जाएगा और उससे उसकी साइज और कॉस्ट में कमी आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे अगर हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक करंट लोडिंग को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाते हैं तो मशीन की परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक पे सीरियस एडवर्स अफेक्ट आने लगते हैं और उससे टेम्परेचर राइज बढ़ती है, लॉसेस बढ़ते हैं, एफिशिएंसी कम होती है, कम्यूटेशन की प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। इसलिए आमतौर पे हम एक मशीन डिजाइन में स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग या एवरेज गैप फ्लक्स डेंसिटी 0.4 से 0.8 टेस्ला के बीच में रखते हैं। जो 5 से 10 किलोवाट की छोटी मशीन है उनमें फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू कम 0.4 टेस्ला के आसपास रखी जाती है और जो 500 किलोवाट से भी बड़ी साइज की मशीन है उनमें फ्लक्स डेंसिटी दुगनी 0.8 टेस्ला के आसपास हो जाती है। स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग का मान हम 15,000 एम्पियर टर्न पर मीटर से लेके 50,000 एम्पियर टर्न पर मीटर के बीच में रख सकते हैं। अगेन छोटी मशीनों के लिए स्पेसिफिक करंट लोडिंग कम रखी जाती है और बड़ी मशीनों में ये ज्यादा रखी जाती है। इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में हमने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग का आउटपुट कोफिशिएंट
कोफिशिएंट पे जो असर होता है, उससे डिजाइन पे क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसे बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, उसे आप देख सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक डीसी मशीन की रोटेटिंग स्पीड उसके साथ कपल्ड मैकेनिकल पार्ट से हो गई है और हमने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और स्पेसिफिक करंट लोडिंग से आउटपुट कोफिशिएंट को भी डिसाइड कर लिया है। तो मशीन की आर्मेचर पावर से हम मेन डायमेंशंस का ये जो रूप है, वॉल्यूमेट्रिक रूप, डायमीटर का स्क्वायर इंटू एल, ये पता कर सकते हैं। और डिजाइन की अगली स्टेप में इस डी स्क्वायर एल की वैल्यू से डी और एल के मान को अलग अलग करना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें आउटपुट इक्वेशंस ने डी स्क्वायर एल टर्म को स्पेसिफिक लोडिंग से बने हुए आउटपुट कोफिशिएंट और स्पीड के रूप में दे दिया है। मशीन की परफॉर्मेंस को जो कुछ अन्य पैरामीटर प्रभावित करते हैं, उनके आधार पे हमें आर्मेचर की डायामीटर या आर्मेचर की लेंथ की लिमिटिंग वैल्यूज पता लग सकती है, या फिर हम कुछ ऑप्टिमम डिजाइन क्राइटेरिया की मदद से डी और एल के बीच में एक डायमेंशनल रेशो पता कर सकते हैं। जरा सभी बातों को समझते हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य पेरिफेरल स्पीड है। एक रोटेटिंग आर्मेचर के अंदर अगर वो पर सेकंड स्मॉल एन रिवोल्यूशंस बना रहा है और उसकी आर्मेचर डायमीटर डी है, तो जो पेरिफेरल स्पीड है वो पाई डी एन हो जाएगी। एक राउंड में वो पाई डी लेंथ चलेगा और एक सेकंड में अगर एन राउंड बनाता है तो पेरिफेरल स्पीड पाई डी एन हो गई है। आमतौर पे एक डीसी मशीन में पेरिफेरल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड तक रहती है, लेकिन सामान्य डिजाइन में पेरिफेरल स्पीड को 30 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं रखा जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा गतियों पे हमारे जो सेंटीपेटल फोर्सेज लगते हैं उसमें इस रोटर असेंबली में मैकेनिकल वेजेस के साथ रखे हुए आर्मेचर कंडक्टर या ओवरहैंग पे जो हमने बैंड बांधे हुए हैं वो मैकेनिकली बाहर की तरफ उखड़ सकते हैं। अगर हमारी मोटर में स्पीड 30 मीटर पर सेकंड से कम रहती है तो ऐसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस से प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और अगर आप किसी विशेष परिस्थितियों में ज्यादा पेरिफेरल स्पीड की मोटर डिजाइन करते हैं तो आपको स्पेशल ब्रेसिंग अरेंजमेंट मैकेनिकली आर्मेचर के साथ करने जरूरी हैं। डीसी मशीन की किसी गिवन रिवोल्यूशन पर सेकंड की कंडीशंस पे जो पेरिफेरल स्पीड की 30 मीटर पर सेकंड की जो लिमिट है वो हमारे आर्मेचर की डायमीटर को भी एक लिमिट्स दे देता है। हम आर्मेचर डायमीटर को एक लिमिट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, अन्यथा हमारी पेरिफेरल स्पीड इस लिमिटिंग कंडीशन से अधिक होने पे हमें मैकेनिकल सपोर्ट सिस्टम के डिजाइन की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। जहां आर्मेचर कंडक्टर की पेरिफेरल स्पीड ने आर्मेचर के डायमीटर पे एक लिमिट इंपोज की है, इसी तरह से दो एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में जो वोल्टेज की वैल्यू है वो जब 30 वोल्ट से ज्यादा होती है तो हमें कम्यूटेटर के ऊपर फ्लैश ओवर के संभावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसी फ्लैश ओवर संभावनाओं को एलिमिनेट करने के लिए हम जब दो एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में वोल्टेज को 30 वोल्ट से कम रखते हैं तो हमें आर्मेचर कोर की जो एक्चुअल मैक्सिमम लेंथ हम ले सकते हैं उस पर एक लिमिट इंपोज हो जाती है। हालांकि एक मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम आर्मेचर की लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो उसके प्रोपोर्शनल में जो ओवरहैंग कंडक्टर का जो प्रोपोर्शनल साइज है वो कम होने से हमें कुछ सेविंग्स प्राप्त होती हैं और हमारी लंबी लेंथ का जो आर्मेचर वाली मशीन होगी उसकी डिजाइन इकोनॉमिक कहलाएगी। लेकिन हमें पता है कि दो एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो वोल्टेज आती है उसकी वैल्यू पर कंडक्टर जो हमारा ईएमएफ है वो BLV है, जहां B कंडक्टर के ऊपर एयर गैप में फ्लक्स डेंसिटी है, L कंडक्टर की आर्मेचर में एक्टिव लेंथ है और V उसकी पेरिफेरल स्पीड है। और दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में जो हमारी कॉइल्स में जो टर्न्स होते हैं उसका डबल हमारे कंडक्टर्स हो जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम सिंगल टर्न की कॉइल यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम पेरिफेरल स्पीड 30 मीटर पर सेकंड पे अगर हमारी कोई बड़े साइज की मशीन में एयर गैप में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी हायर साइज में 1 या 1.2 टेस्ला के आसपास है तो ऐसी स्थिति में दो कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में मैक्सिमम 30 वोल्ट की लिमिट्स के साथ अगर हम इस आर्मेचर की लेंथ की कैलकुलेशंस करें तो वो 0.42 मीटर के आसपास आती है। तो हम अगर बहुत ज्यादा पावर की मशीन बना रहे हैं तब भी उसकी लेंथ को 0.42 मीटर से ज्यादा लंबी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर ये लेंथ ज्यादा लेंगे तो जो ईएमएफ बड़ी लेंथ में ज्यादा आ रहा है वो दो एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच की वोल्टेज को अगर 30 वोल्ट से ज्यादा कर देगा तो कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर जो हमने माइका का स्मॉल सेपरेशंस बनाया था उसके ऊपर फ्लैश ओवर इनिशिएट होकर वो पूरी आर्मेचर वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देगा। तो हम एक मशीन की लेंथ को इस पर्टिकुलर फिगर से ज्यादा नहीं ले सकते और अगर एवरेज फ्लक्स डेंसिटीज की वैल्यूज कम है तो हल्की सी हम इस लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हमारी लिमिटिंग कंडीशंस वही रहेगी, दो एडजेसेंट कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में वोल्टेज 30 वोल्ट से ज्यादा
नहीं होनी चाहिए। एक डीसी मशीन की आउटपुट इक्वेशन में आर्मेचर की पावर को हमने स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और करंट लोडिंग से बने हुए आउटपुट कोएफिशिएंट के साथ और रोटेटिंग स्पीड रिवोल्यूशन पर सेकंड के साथ फिजिकल डायमेंशन d²L का एक एक्सप्रेशन पा लिया है। और इसमें d और L को सेपरेट करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो कोर लेंथ और पोल पिच का रेशो है। ये कोर लेंथ और पोल पिच का जो रेशो है वो हमारी डिजाइन में एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है d और L को सेपरेट करने का। और ये डिपेंड करता है, एक इकोनॉमिक डिजाइन के लिए हम समझ सकते हैं कि किसी दिए गए फ्लक्स या कोर के क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए अगर हम कोर के क्रॉस सेक्शन को स्क्वायर शेप में बना लेते हैं जिसमें पोल की कोर लेंथ और ये पोल आर्क लगभग बराबर हो, तो पोल कोर के चारों तरफ जो हम फील्ड वाइंडिंग का मीन टर्न वाउंड कर रहे हैं उसकी लेंथ कम होने से हमारी कॉपर में इफेक्टिव सेविंग आ जाएगी। तो एक स्क्वायर पोल कोर सेक्शन के लिए कोर लेंथ और पोल आर्क लगभग बराबर होना चाहिए। एक टिपिकल मशीन डिजाइन में दो पोल के बीच में जो पोल पिच होती है और जो हमारा पोल शू का ये एक्सटेंडेड सेक्शन है जिसे हम पोल आर्क कहते हैं, इसके बीच में ये रिलेशन है। पोल आर्क हमारी पोल पिच का 64 से 72% सेक्शन हो सकता है। अलग अलग डिजाइन में ये फिगर बदल सकता है। आमतौर पे हम कोर लेंथ को थोड़ा पोल आर्क से बढ़ा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी लेंथ और पोल पिच का रेशो 0.7 से 0.9 के बीच में रख सकते हैं। और अगर हमारी आर्मेचर पेरिफेरी पाई डी है तो पर पोल जो आर्मेचर पेरिफेरी है वो पोल पिच हो गई और आर्मेचर की कोर लेंथ और पोल पिच का रेशो 0.7 से 0.9 के बीच में रखकर हम L और D में एक रिलेशन पा सकते हैं और d²L के इस दूसरे एक्सप्रेशन की मदद से D और L को सेपरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स से हमने इन्हें दूसरी वीडियो में समझने की कोशिश की है, उन्हें आप देखेंगे तो ये विषय आपको समझ में आ जाएगा। एक डीसी मशीन में रोटेटिंग आर्मेचर का इनर्शिया हमें एप्लीकेशन के हिसाब से क्या रखना है उससे भी हम आर्मेचर के डायमीटर और लेंथ में रिलेशनशिप पता कर सकते हैं। एक सिलेंड्रिकल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके डायमीटर की फोर्थ पावर और L के प्रोपोर्शनल है। जहां हमें फ्लक्चुएटिंग लोड के साथ इंपैक्ट टाइप एप्लीकेशंस करनी हो, शेयर या पंच जैसी, वहां हमें मोटर में इनहेरेंट इनर्शिया ज्यादा चाहिए, तो हम ऐसी मशीन बनाते हैं जिसका डायमीटर ज्यादा हो और लेंथ कम हो, ताकि सेम d²L पे पावर आउटपुट भी आ जाए और ज्यादा D होने से इनर्शिया ज्यादा हो जाए। जहां कंट्रोल एप्लीकेशंस होती हैं, हम सर्वो एप्लीकेशंस में जब डीसी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फास्ट रेस्पॉन्स के लिए, ज्यादा तेज एक्सेलरेशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम चाहिए। ऐसी स्थिति में हम कम डायमीटर की मशीन बनाते हैं और पावर प्राप्त करने के लिए प्रोपोर्शनली L ज्यादा लेते हैं। इस तरह से रिक्वायरमेंट के अनुसार D और L के रेशो बना के भी हम D और L को सेपरेट कर सकते हैं। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो से आपको डीसी मशीन के डिजाइन में आउटपुट इक्वेशंस में स्पेसिफिक लोडिंग और फिजिकल डायमेंशंस, डायमीटर और लेंथ के क्या रिलेशंस आते हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझने में मदद मिली होगी। हमारी कंस्ट्रक्शन और कैरेक्टरिस्टिक की वीडियो से आप डीसी मशीन के बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्लेलिस्ट में डीसी मशीन डिजाइन की दूसरी वीडियो से अपनी विषय समझ को अच्छा बना सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप डिस्क्रिप्शन लिंक से नोट्स को डाउनलोड करें और स्टडी करें। थैंक यू वेरी मच।